बोले तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में डिफरेंस देखने वाले हैं। बहुत अच्छा सा डिफरेंस देखेंगे और समझ में भी आएगा आपको, एकदम रियलिटी के साथ कहता हूँ। और यह बता दूं कि यह परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यदि आप इसको समझ गए तो यकीन मानिए इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको एकदम अच्छे से फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। या आपका दीर्घ उत्तरीय में आए या अति लघु उत्तरीय में आए तो आपका बन जाएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें और फटाफट से शेयर कीजिए, है ना। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एकदम अच्छे से समझेंगे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सबसे पहले समझिए कि श्वसन है क्या। तो श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण मतलब ऊर्जा उत्पादन करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके कारण जीव अपने शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ऊर्जा ही तो बनाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एटीपी बनता है तो ऊर्जा मिलता है, समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब कहिएगा कि अनुपस्थिति में कैसे श्वसन होगा। श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। अरे भैया, बहुत कम से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, आप कहें यदि कि मुझको खाना लाओ और आपको एक चावल लेकर के आए तो आपको कैसा लगेगा, कह के खाना नहीं खिलाया। अरे तो वही बात है कि चाहिए इसको पूरा, लेकिन मिलता है बहुत कम, है ना। तो यह एक तरह से कहा जाता है कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, समझ गए। एक तरह से न के बराबर ही तो हुआ। एक चावल आपको मिल रहा है और उतना खाते हैं, और एक चावल मिल रहा है तो न के ही तो बराबर भोजन आप किए, है ना। तो यह वही है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन 100% जाता है और श्वसन होता है, समझ गए। अब देखिए, अवायवीय की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। अवायवीय श्वसन जो होती है वह कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में ही अवायवीय श्वसन जो है संपन्न होती है। अब देखिए, इसमें जो है वायवीय श्वसन के पहला चरण कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब देखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यह भी लिख सकते हैं। लेकिन पहला जो होता है, पहला वायवीय श्वसन के जो पहला चरण है वह कोशिका द्रव में होता है। एक होता है आपका ग्लाइकोलिसिस और एक होता है आपका कर्व साइकिल। तो कर्व साइकिल एक ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस और कर्व साइकिल्स में आपको यह डिफरेंस होगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, देखिए वायवीय श्वसन के ही दो प्रकार होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस और एक कर्व साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है और कर्व साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कर्व साइकिल फिर आगे जाकर के पोषण जो श्वसन की क्रिया है वह पूर्ण करती है, बड़े भैया एकदम पूर्ण कंप्लीट कर देता है। तो समझ गए। तो आप लोग डायरेक्ट यह भी लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक। अब तीसरा देखते हैं। अवायवीय श्वसन में दो, है ना, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, यानी कि बहुत कम से कम टूटता है। आंशिक विखंडन यानी कि बहुत कम से कम टूटता है अवायवीय श्वसन में। कौन? तो ग्लूकोज। मैं आपको बता दूं और आप लोग मन में सोचिएगा कि एक तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। तो अब बताइए आप लोग, ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताइए। तो मैं बताता हूँ, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों से मैं पूछता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों पावर हाउस कैसे कहा जाता है? पावर हाउस यानी कि जहाँ भोजन बनता है, यहाँ कोई चीज का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है किसका? ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वह पावर हाउस है। और एटीपी को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा कहा जाता है ना। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है, समझ लीजिए इस बात को। अब देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जो ग्लूकोज बनता है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में जो पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है ना। तो वह जो ग्लूकोज बनता है तो उसका ही विखंडन होता है ना। उसका ही विखंडन यानी कि वह टूटता है, बिखरता है, तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है। तब हम लोग को एनर्जी मिलता है। वह टूटता है तो पूरा टूटेगा तो पूरा एनर्जी मिलेगा, और नहीं टूटेगा तो नहीं मिलेगा, कम टूटेगा तो कम मिलेगा। तो इसमें क्या है? आंशिक यानी कि कम विखंडन होता है, इसमें पूरा विखंडन होता है। तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से आप देखिए इथेनॉल लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है।
इथेनॉल लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं ऐसे करते हैं ना, तो यह क्या है, एक तरह से देह में दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते वक्त, है ना, दौड़ते वक्त तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, यदि दौड़ के आए और बैठे तो आपको लगेगा कि घुटना दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब दौड़ रहे थे तो वहां पर ऑक्सीजन आप कम ले रहे थे। ऑक्सीजन जब कम ले रहे थे तो शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई और चालू हो गया अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में बना देगा आपको यही लैक्टिक अम्ल। अब इससे ऐठन उत्पन्न हो जाएगा, आपके शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। बहुत ज्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है कोई व्यक्ति, तो उसका शरीर कुछ देर बाद दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वर्क करता है तो उसको ऑक्सीजन कम ग्रहण करता है। आप दौड़ रहे हैं तो खूब ऑक्सीजन लीजिएगा क्या? नहीं, आप दौड़ते हैं तो कम ऑक्सीजन लेते हैं। तब वहां पर क्या होता है, कम ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के वहां पर कम जा रहा है तो अवायवीय श्वसन होगा, और अवायवीय श्वसन होगा तो ऊर्जा कम मिलेगी, और ऊर्जा कम मिलेगी। ठीक, यह तो बात है। लेकिन एक क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल भी बना देता है। अब लैक्टिक अम्ल जहां बना, जिस मांसपेशी के पास लैक्टिक अम्ल बना वहां दर्द करने लगेगा आपका। समझ गए? अब इसमें क्या है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जो हम लोग मूत्र विसर्जन के द्वारा मतलब उसको विसर्जित कर देते हैं, है ना। इसको कहा जाता है ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण कर देता है। और यह क्या करता है, लैक्टिक अम्ल इस प्रकार से निर्माण करता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल ही, इसको नहीं लिखना होगा, इथेनॉल को तो नहीं भी लिख सकते हैं। और इसी के कारण शरीर में ऐठन उत्पन्न होता है या दर्द उत्पन्न होता है। जितना कम विखंडित होगा उतना कम ऊर्जा मिलेगा, और जितना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है, और इसमें अपेक्षाकृत यानी कि इसके अपेक्षा, अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब आप लोग सुने होंगे कि जितना गुड़ डलाता है उतना ही मीठा होता है। तो यहाँ पर वही है कि जितना टूटेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी देगा, और नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं देगा, कम टूटेगा तो एनर्जी कम देगा। तो यहाँ पर क्या है कि आंशिक रूप से टूटता था, देखिए आंशिक विखंडन होता था, इसलिए कम ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें पूर्ण विखंडन होता है, इसलिए इसके अपेक्षा तो ज्यादा ही होगा, इसके अपेक्षा तो ज्यादा ही होगा। तो आपको यदि नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा आप लोग एक बार अपने से लिख करके देखिएगा, खुद से लिखिएगा, और फिर वीडियो को देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा, है ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा आप लोग। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया।